यूनिट नंबर 2 डायरेक्ट लेबर। हालांकि ऐप में सम्स हैं लेकिन क्या वो ओल्ड नंबर होंगे ना तो दिक्कत होगी। सो फ्रॉम दिस चैप्टर वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द न्यू लेक्चर्स। यूनिट 2 डायरेक्ट लेबर जो आगे वाला दोनों चैप्टर कर रहा है वो सम्स मिल जाएंगे आपको बुक में। इसमें बहुत अलग अलग होंगे, दैट्स व्हाई वेटेज है 25%। चैप्टर के अंदर 3-4 टाइप के सम्स अलग अलग दिए हुए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक मैं करवा रहा हूँ लेबर टर्नओवर रेट LTR। बहुत इजी टॉपिक है। लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड, जिसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड इनटू 100 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। लेबर टर्नओवर कितने वर्कर निकल गए उसका परसेंटेज निकालना है हमको, HR में उसमें पड़ा हुआ है। ओके, जितने निकल गए इनटू 100 अपॉन एवरेज। लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड इनटू 100 डिवाइड बाय एवरेज। लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड या फ्लक्स बोलते हैं, एक ही बात है। जितने निकल गए जितने नए आए दोनों का टोटल इनटू 100 डिवाइड बाय एवरेज। नाउ हाउ टू फाइंड दिस एवरेज? ओपनिंग वर्कर एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या मंथ जो भी हो प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एक और आंसर पूछेगा आपसे इक्विवेलेंट एनुअल रेट। ये कब पूछा जाएगा? अगर आपको जो गिवन डेटा है वो मंथली है, एक महीने की, अप्रैल महीने की फॉर एग्जांपल, और आपका ये आप आंसर आया है 7%, यानी एक महीने के अंदर 7% वर्कर ऊपर नीचे हुए मतलब निकल गए हैं, और तो पूरे साल में कितना परसेंटेज होगा? यानी जो LTR आया हो उसको इनटू किससे करने का एंड डिवाइड बाय डेज ऑफ मंथ। मार्च लिया गया तो 31 से डिवाइड करेंगे, अप्रैल हो तो 30 से डिवाइड करेंगे, फरवरी हो तो 29 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तभी पूछेगा आंसर जब गिवन डेटा मंथली होगी। अगर गिवन डेटा पहले ईयरली होगी तो आंसर ईयरली होगा तो पूछेगा ही नहीं। इसमें रिप्लेसमेंट में थोड़ा एक बहुत बड़ा टिपिकल पॉइंट है, वो समझ ध्यान से समझना। आइए समझे, बहुत इजी चैप्टर है। वैसे तो 9 नंबर से स्टार्ट है, लेकिन मैं पहले थोड़ा पीछे वाला करवा रहा एग्जाम। नंबर ऑफ वर्कर लिखा हुआ है, फाइंड आउट द लेबर टर्नओवर रेट 248 पेज, गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में आया हुआ है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 500, एट द एंड ऑफ द ईयर 700। तो एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 600 हुआ। ये ईयर भी दिए हुए तो ये आप नहीं पूछेगा। नंबर ऑफ वर्कर रिजाइन 40, रिटायर 80। सेपरेटेड मतलब निकल गए, फिर कैसे निकले हो? हमने निकाल दिया हो, रिटायर हो गए हो, डेथ हो गई हो, कुछ भी हुआ। लिखा हुआ है 40 रिजाइन करके गए और 80 रिटायर हो गए, यानी कितने निकल गए? 120 इंटू 100 अपॉन 600, 20% हुआ। नाउ LTR अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम क्या देखो। नंबर ऑफ वर्कर न्यूली अपॉइंटेड 120, टोटल 120 रखे हैं, और विच 30 वर्कर वर टेकन अंडर एक्सपेंशन प्लान। हमने इस ईयर के अंदर अपने यहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट बनाया, नया डिपार्टमेंट जो पहले था ही नहीं, तो नया डिपार्टमेंट बनाया तो उधर तो काम रखेंगे ना वर्कर, दैट इज नॉट रिप्लेस्ड। रिप्लेस मतलब जो निकल गया उनकी जगह पे कितने रखे। इजीएस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ नॉर्मल 11 से 12 तक, उसमें समझो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट थे उसमें से कुछ निकल गए, कुछ नए आए, दैट इज कॉल्ड रिप्लेस्ड। लेकिन इस साल से मैंने 10th में चालू कर दिया, सपोज ये फॉर एग्जांपल,
10th भी चालू किया तो उसमें लोग स्टूडेंट आएंगे ना जरूर 10 15 20 दैट इज एक्सपेंशन समझे आप 8 9 10 चालू कर दिया उसमें नए स्टूडेंट आ गए दैट इज एक्सपेंशन दैट इज नॉट रिप्लेस्ड तो 120 टोटल आए 30 एक्सपेंशन में गए एक्सपेंशन की वजह से आए तो रिप्लेस कितने हुए 90 15% हुआ बस ये रिप्लेसमेंट में यही ट्विस्ट था खाली एटीआर अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड दोनों का टोटल निकल गए 120 90 आए 90 into 100 upon 600 ऑब्वियस बात है 20 और 15 हो जाएगा 35 आएगा इतना ही सम है 2014 में आया हुआ है बहुत इजी चैप्टर है फर्स्ट और फर्स्ट दोनों से इजी है और सबसे बड़ी बात आगे हमने 3 चैप्टर की पढ़ाई की इनफैक्ट एक मैंने खाली थ्योरी टिक करवाई बट कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट मैंने समझा दिया जैसे आपको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो मतलब आगे वाले 25 मार्क्स लेने के लिए 25% मेहनत बहुत करनी पड़ेगी मटेरियल 1 में 3 टॉपिक करने पड़ेंगे उसमें 3 टॉपिक करने पड़ेंगे लिपो वेटेड एवरेज फर्स्ट वाले की थियरी पढ़नी पड़ेगी देन यू विल गेट 1 यूनिट और ये अकेला 1 यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हो जाएगा और सब इजी टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं कंटिन्यू जॉइंट मेथड जितने निकल गए जितने नए आए दोनों का टोटल फ्लक्चुएशन 35% 9 नंबर particulars regarding DGP company are as under beginning 508 closing 492 average opening plus closing divided by 2 500 हुआ number of employees resign 8 dismiss missing replaced 17 labor turnover rate as per the flux method is 10% find out the number of the employees dismissed during the year missing frequency लेबर टर्नओवर रेट फ्लक्स मेथड का आंसर दिया हुआ है सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड इनटू 100 अपॉन एवरेज एवरेज 500 है इनटू 100 फ्लक्स मेथड का आंसर 10 है सेपरेटेड कितने सेपरेटेड है पढ़ो 8 रिजाइन करके गए डिसमिस कितने मिसिंग मतलब x लिख देना और नए कितने आए 17 बस उसको सॉल्व करना है मिल जाएगा 3 बार बुक में ऐसे नोट कर विद द सेम रिजल्ट ओके 2 0 कैंसिल 5 into 50 हुआ ठीक है नेक्स्ट 11 चार सम करा हूं जल्दी The following information is extra date. Opening month में month की डेट आ गई. Beginning of the March month 950, closing 1050. Average. Opening plus closing divided by 2. 1000 हुआ. Number of employees resign 10, discharge 30. तो separated 40 हुए. into 100 upon 1000 कितना आएगा 4%. अब इसको ईयरली कन्वर्ट करो इक्विवेलेंट एनुअल रेट पूछे तो हाँ पूछा हुआ है पढ़ लो नीचे कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट अंडर डिफरेंट मेथड्स तीन ही मेथड होते हैं तीनों का तो जो 4% है ये 31 डेज का है मार्च महीने का 365 का कितना सॉल्व करो रिप्लेसमेंट मेथड नंबर ऑफ देखो रिप्लेसमेंट डिफिकल्ट बन गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस 20 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपेंशन स्कीम 120 रिप्लेस 20 तो सीधा आंसर दिया है और एक्सपेंशन में 120 यानी मैं जो 11 से लेकर 12 तक पढ़ा रहा हूं उसमें 20 नए आए और जो 8 9 10 अभी चालू किया उसमें 120 और स्टूडेंट आए तो वो तो नहीं गिनेंगे ना रिप्लेस कितने हुए 20 into 100 upon 1000 2% हुआ सॉल्व करो
लेबर टर्नर जॉइंट मेथड 40 + 20 6% हुआ 6% in 31 days 70.65 ओके एक और है 27 का एक मेथड पूरा अकेला ही चैप्टर है तो 2-3 सम तो आएंगे क्योंकि इस चैप्टर में भी कोई भी ऐसा सम नहीं है फाइनल अकाउंट की तरह 10-12 मार्क का एक ही सम आ जाए। सब छोटे छोटे सम्स हैं, छोटे छोटे मतलब 5-5 मार्क में देने पड़ेंगे तो उनको कम से कम 2 टॉपिक तो देने ही पड़ेंगे। चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक है मेन, उसमें 2 तो आएंगे पेपर में, इसका हमेशा आता है एक। 27 का ए आप देखो कि बहुत बार यूनिवर्सिटी के सम्स उसमें ए बी दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि दोनों आए होंगे 5-5 मार्क में। ओके, the following information has been obtained from the production department of the factory. Workers as on 1st January 3040, number of workers left the January 640 निकल गए। Total appointment made 800, appointment made against newly created post 400। अब इस समय ना क्लोजिंग नहीं दी है, इन तीनों समय दिए हुए। देखो क्लोजिंग कैसे फाइंड करेंगे। ओपनिंग वर्कर कितने 30, जो निकल गया माइनस करेंगे ना कितने, बाकी 24 बचे। याद रखो क्लोजिंग फाइंड करने के लिए आपको टोटल अपॉइंटमेंट ऐड करनी है। टोटल कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में आया हो फैक्ट्री के अंदर टोटल 800 है। एवरेज 3040 3120 आया। अब फाइंड करना है लेबर टर्नओवर रेट। कौन 2 मेथड पूछे नीचे पढ़ोगे तो रिप्लेसमेंट और मैं तीनों कर देता हूँ सेपरेशन भी। सेपरेटेड 640 इंटू 100 अपॉन 3120 सॉल्व करो। 20.5 रिप्लेस्ड, रिप्लेस क्या समझाया, जो पुरानों की जगह पे आए। टोटल 800 रखे हैं, 400 नए डिपार्टमेंट में रखे हैं तो पुराने किस्म यहाँ लेकिन 800 आएगा। बस ये पॉइंट इस करनी तो बस जिसको खाली तीनों फॉर्मूला ज़्यादा समाधान हो जाएगा। और फॉर्मूला तो याद वही है ही इजी, स्टेट्स की तरह डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है ना, कहीं माइनस कहीं प्लस कहीं रूट जैसे होता है। सिर्फ ये पॉइंट समझनी है, सिर्फ ये। While calculating closing, you have to add total appointment, लेकिन in the formula replaced नहीं है। ठीक है, कितना आ रहा है सॉरी 12.82 टोटल 33 ये आपका लेबर टर्नओवर रेट का मेथड पूरा होगा। पहले मैंने 4 सम लिखे हैं, मतलब आराम से 10 से 15 अवेलेबल प्रैक्टिस करने के लिए। कोई भी रैंडम नहीं सम कर सकते, कोई भी क्वेश्चन निकालना लेबर टर्नओवर लिखे चालू कर देना, सब आराम से हो जाएगा, कुछ है ही नहीं करना। राइट नाउ पॉज रखना वीडियो को, स्टमक करना प्रॉब्लम हो जाएगी। सिक्स्थ नंबर सम सेकेंड मेथड करते हैं। अब इस मेथड में, इस मेथड का एक्चुअली कोई हेडिंग तो नहीं है नाम, जैसे लास्ट का लेबर टर्नओवर का। आप लोगों को किसी फैक्ट्री की वेजेस की डेटा दी जाएगी, सैलरी और वेजेस की, पूरे महीने का कॉस्ट निकालना है, एम्प्लॉइज़ के ऊपर हमारा खर्चा कितना हुआ। जैसे एग्जांपल, आपके शॉप में कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसकी सैलरी 5000 पर मंथ है, तो आपको लग रहा है कि बस आपका कॉस्ट 5000 है, 5 से ज़्यादा है। कैसे? दिवाली में बोनस देते हैं
तो 5000 इन टोटल 60,000 तो देते ही हैं, प्लस दिवाली में हमने 10,000 बोनस भी देते हैं, 70 हो गया, प्लस कुछ इंसेंटिव भी लगा हुआ है, ये काम करे या सेशन करे उसका ज़्यादा देते हैं, प्लस रोज चाय पानी का खर्चा तो होता ही है, 10-20 रुपये अगर वो भी ऐड करते हैं फॉर एग्जाम्पल तो 7 साल का 6-7 हज़ार तो वो भी हो गया। तो जो आपको 60,000 कॉस्ट दिख रही है वो टोटल करोगे तो 80-90 हो जाएगी। हम लोगों को वो कॉस्ट निकालनी है। देखो, from the following information of the factory find out the amount of the net wages payable in cash, also find out the cost of the wages for the March 2017 statement showing net wages payable in cash। दो स्टेटमेंट बनानी है, पहले कॉस्ट वाले बनाने की, दूसरी है कम से कम बुक में 5 सम अवेलेबल है, सेंटेंस बाय सेंटेंस सेम। सैलरी पर मंथ 60,000 हमारा एक्सपेंस हुआ ये। डियरनेस अलाउंस 125% ऑफ द सैलरी। जितनी महंगाई बढ़ती है उस महंगाई के साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डीए। टैक्सेशन में डिटेल आएगा इसका। डियरनेस अलाउंस हिंदी ट्रांसलेशन में वर्ड का महंगाई का भत्ता, महंगाई की वजह से दिए जाने वाले पैसे। कंटिन्यू। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन प्रोविडेंट फंड। आप हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपके अकाउंट में टोटल प्रोविडेंट फंड में 12,000 डिपॉजिट किए गए टोटल मतलब मेरे भी और आपके भी। तो यहाँ तो मुझे मेरा लिखने पड़ेगा ना। हम क्या फाइन करना चाहते हैं? तो मेरा खर्च, एम्प्लॉयर का, ओनर का, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टोटल 12,000 है। लिखा हुआ इक्वल भरते हैं, नीचे लिखा हुआ पढ़ दो। कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड आर इक्वल, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज एट इक्वल रेट विद एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ओके, फिर ऊपर टोटल अमाउंट डिपॉजिट टू ईएसआई, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। आपका इंश्योरेंस कराया है कंपनी ने, उसके पैसे भर दिए, लेकिन थोड़ा आपसे भी ले दिए। टोटल 4,500 भरे गए, उसमें मेरा और आपका शेयर 2:1 है, तो 3,000 मैं भरता हूँ, 1,500 आप भरते होंगे, तो मेरा खर्चा 3,000 होगा। कंटिन्यू। एक्सपेंस ऑन अमेनिटीज टू एम्प्लॉइज, अमेनिटीज यानी फैसिलिटीज, समझो ना, चाय पानी रिफ्रेशमेंट, ठीक है, 4,000 उसका भी खर्चा होगा। हाउस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम 25 एम्प्लॉइज एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ। हाउस रेंट रिकॉर्ड मतलब हमारी फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं ना, समझो दूसरे स्टेट से आए, ठीक है, उनको यहाँ पे रहने की जगह नहीं मिल रही है, हमने लेके दिए कुछ क्वार्टर्स, 25 एम्प्लॉइज हैं, हर एक से हम 200 रुपये उसका भाड़ा लेते हैं। बताइए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? कुछ भी नहीं, नो इनकम नो एक्सपेंस। आपको लग रहा होगा उनसे ले रहे हैं तो इनकम होगा, उनको देना तो पड़ेगा। हमने उनको भाड़े की जगह लेके दी, उनसे लेके वहाँ पे हम दे देंगे, सो नो इनकम नो एक्सपेंस, यहाँ नहीं आएगा टोटल लॉस। क्यों दिया है वो रीजन समझ में आ जाएगा। 148 ये मार्च महीने का कॉस्ट। ओके, अब आइए स्टेटमेंट शोइंग नेट वेजेस पेबल इन कैश। इसमें से ऐसे पैसे बताओ जो हम एम्प्लॉय को हैंड टू हैंड देंगे। इनमें से कौन से पैसे आप एम्प्लॉय को हाथ में दोगे, उसकी तरफ से कहीं और नहीं दोगे? एक तो सैलरी, सैलरी कैश में देंगे ना, विच इज 60,000। डीए भी कैश में देंगे उसको 75,000। क्या प्रोविडेंट फंड के पैसे उसको देंगे एम्प्लॉय को? इंश्योरेंस के, अमेनिटीज के नहीं, बस ये दो ही पैसे, मतलब 135। इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट यहाँ से देख के लिखना है, इनमें से जो कैश में दिया जा सकता है। दूसरा डिडक्शन, कौन से पैसे काटे जाएंगे। अब ध्यान देना, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, समझ गया ना? अगर 20,000 आपकी सैलरी है, 2,000 प्रोविडेंट फंड के कटते हैं तो आपको हाथ में तो 18,000 मिलेंगे ना, इसलिए टोटल सैलरी अलग होती है, ऑन हैंड अलग होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें कट जाती हैं। तो प्रोविडेंट फंड के पैसे आपके 6,000 कटेंगे ना, ये आपका एक्सपेंस नहीं है,
ना ही मेरी इनकम है, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा ये पैसे, मुझे आपको कितने देने वो निकालना है, ये मैं आपके काट के प्रोविजन फंड भर दूंगा, ठीक है। तो आपके तो पैसे आपको तो नहीं देने पड़े मुझे। अच्छा इंश्योरेंस के तो काटूंगा ना 1500, ध्यान रखना यहाँ कौन सा रखा है, एम्प्लॉयर, ओनर और वहाँ एम्प्लॉई, आपके ये पैसे कट जाएंगे, ठीक है। देखो इसका बेनिफिट भी आपको ही मिलेगा, फ्यूचर में रिटायर हो तो सब पैसे एक साथ मिलेंगे, इसका बेनिफिट भी आपको ही मिलेगा इन केस ऑफ डेथ या ऐसा कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस के पैसे आपके घर वालों को मिलेंगे। थर्ड और भी कुछ घटेगा, हाउस रेंट रिकवर्ड, समझ गए। अब ये ना तो मेरे लिए इनकम है ना तो तीनों ही अमाउंट मेरे लिए इनकम एक्सपेंस कुछ नहीं है, आपसे काट के कहीं भर दिए मैंने। तो आप लोगों को मैंने हाउस लेके दिया तो उसका रेंट तो दूंगा ना आपसे, कितना अमाउंट आएगा, फायदा 12,500 काट के आपको पैसे मिलेंगे 1,20,000। ये मेथड का सबसे बड़ा सम 5 बार अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा एक और सम करेंगे, उसमें खाली कॉस्ट पूछी है तो पहली स्टेटमेंट बनाएंगे। इसका दिखाता हूँ, क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी समझिए। यस बताइए। जो ग्रेच्युटी होती है वो इससे अलग, ग्रेच्युटी तो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी, हर साल थोड़ी देंगे। हाँ लेकिन वो कंपनी खुद से देती है, खुद से वो लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद टैक्सेशन में डिटेल आएगा। अब 6 से स्टार्ट है, देखो अभी 8 नंबर देखो, खाली क्वेश्चन देखो, अब देख के समझ जाओगे वही समय क्या हुआ है। 100% सेम दिए हैं, बस न्यू बुक में। अच्छा 23 देखो, सेंटेंस में सेंटेंस सेम है, इतना कॉपी टू कॉपी दिया हुआ है। अभी करा रहा हूँ 44, ऐसे में 2-3 सम अवेलेबल है। बेसिक पे 600, डियरनेस अलाउंस 300, ऊपर से लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग मंथली इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर्स एंड आल्सो फाइंड द लेबर कॉस्ट पर आवर। लीव सैलरी 10% ऑफ द बेसिक पे, बेसिक पे का 10%। अब लीव सैलरी मतलब लीव सैलरी मतलब जिन दिन पे छुट्टी दी गई है आप फिर भी काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी। यानी बहुत सारे ऑफिस में ना कुछ छुट्टियां फिक्स होती हैं कि आप महीने में 2 छुट्टियां कर सकते हो, ठीक है। आप वो 2 छुट्टियां नहीं कर रहे हो, मतलब आपने 2 दिन ज़्यादा काम किया, उसके पैसे आपको दिए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी। कुछ मंथ में कुछ फैक्ट्रीज में एवरी मंथ दे देते हैं, उसी मंथ के एंड में भाई इस महीने में आपने 2 दिन ज़्यादा काम किया, छुट्टी थी लेकिन आप छुट्टी कर सकते थे। यानी हर एम्प्लॉय का ना हर महीने में हमने अपार्ट फ्रॉम संडे 2 छुट्टियां दी है, 2 छुट्टियां कर सकते हो, सिक लीव, कैजुअल लीव, जो भी समझो, ठीक है। लेकिन आपने ये भी नहीं की तो 2 दिन की आपको एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगी, दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी। कुछ कंपनीज उसको एक्यूमुलेट करती है CFI कि इस पूरे साल में आपको 20 छुट्टियां थी कैजुअल, आपने 5 की, यानी आपने 15 दिन ज़्यादा काम किया, 15 दिन की आप लोगों को वो सैलरी बाद में मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम में, वो एक्यूमुलेट होगी CFI, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे जितने साल जॉब की। अच्छा उसका भी वो लोग लिमिट रखते हैं कि टोटल एक्यूमुलेशन जो है ना वो 500 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 500 डेज। अब समझो 500 डेज आपके एक्यूमुलेट हो चुके हैं, फिर मतलब आपको छुट्टी करनी ही पड़ेगी, जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये भी होता ही है, ये भी होता ही है, ठीक है। बैंक्स वगैरह में सब में होता है, जितनी लीव दी गई आपने नहीं की, आपने ज़्यादा काम किया सालों से, ठीक है। फिर उसके बाद अभी आपके वहाँ पे वो भी पूरा हो चुका है, 500 डेज का कोटा भी फिनिश हो चुका है, अभी आप एक्स्ट्रा जाओगे तो भी सर तनख्वाह नहीं मिलने वाली है, जाएंगे ही नहीं बहुत सारी कंपनीज में, ठीक है। हमारा एक स्टूडेंट शेरखान में उनको साल में 10 दिन होती है पेड लीव्स, करनी ही है छुट्टी, बोला सर जाऊंगा तो भी तनख्वाह नहीं मिलेगी, जाके क्या करूँ, तो वो नहीं जाएगा, वो 10 डेज कंटिन्यूस उनको लीव लेनी होती है, कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका है कंटिन्यू। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, हमको एम्प्लॉयर का ही चाहिए,
कितना दिया हुआ है 10% 1 और 3 का, इसका और इसका 10% 66। प्रोरेटा एक्सपेंडिचर ऑन लेबर वेलफेयर कितना दिया हुआ है 50 रुपीज। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई कितना दिया हुआ है 5% ऑफ 1 and 3 33 हुआ। टोटल आवर्स 200, टोटल करें तो 1109 रुपये हो रहा है। तो पूरे महीने का कॉस्ट है हमारा 1109। हमको ऊपर पर डे भी पूछा है, पर आवर भी पूछा है, तो पहले मैं पर आवर निकालता हूँ। देखो पर आवर का कॉस्ट कितना आएगा 1109 अपॉन 200। करो भाई 200 घंटे काम किया महीने में 5 है ना। फिर पर डे पूछा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8 से, लिखा हुआ है 8 आवर्स अ डे। 24 से नहीं आएगा, ध्यान रखना 44.4। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें इस 5.5 का यूज क्या है जो हमने आंसर निकाला है पर आवर। देखो आपको क्वेश्चन देखने से लग रहा था बेसिक सैलरी 600 है, आंसर देखो क्या है 1109 रुपए। चलो आपको 600 नहीं तो 600 प्लस 300 लग रहा होगा 900 डीए, लेकिन फिर भी आंसर आया है 1109 रुपए। पर आवर का आंसर मैंने निकाला है 5.55। हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन आइटम, ये मतलब है लाइफ का सबसे बड़ा डाउट है। बहुत सारी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें एग्जैक्ट कॉस्ट तो दुनिया का कोई पर्सन, कोई अकाउंटेंट नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता, मैं भी नहीं निकाल सकता। कॉस्ट और जो फाइनेंशियल अकाउंट हम पढ़ चुके हैं 11 से, दोनों में पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है ना वो इवेंट के बाद होता है, समझे आप, और कॉस्ट अकाउंट इवेंट के पहले होता है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं बेचने के लिए तो उसकी कॉस्ट डिसाइड करेंगे ना पहले। कोई बिल्डर फ्लैट बनाएगा तो प्राइस पहले बताएगा ना, बनाने से पहले। कैसे बोलेगा देखता हूँ 3 साल के बाद जितना खर्चा हुआ बाद में लूंगा फ्लैट के पैसे, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। उसको पहले ही बताना पड़ेगा। तो पहले कैसे बताएगा, डिसाइड करेगा कॉस्ट, मतलब ऊपर कम ज्यादा तो होगा ही ना, एग्जैक्ट तो दुनिया का कोई पर्सन नहीं कर सकता। ओके, सिमिलरली फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट बनाते हो, आप बनाओगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने, आपको कैसे पता चलेगा पूरे साल में कितना ऑर्डर मिलेगा, कितने आइटम बनाएंगे, कितना कॉस्ट होगा। नो वन कैन प्रेडिक्ट, यू कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्ट कॉस्ट ओनली, समझा। डायरेक्ट कॉस्ट आपको पता है भाई, एक आइटम को बनाने के लिए ना 20 रुपए का मटेरियल चाहिए होता है, एक आइटम को बनाने के लिए लेबर लगता है 10 रुपए, तो मेरी कॉस्ट 30 रुपए है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन पूरी फैक्ट्री का भाड़ा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब समझो फैक्ट्री का भाड़ा 1 लाख है महीने का, साल का 12 लाख, आपको पता है साल में कितने आइटम बनाओगे आप, कोई प्रेडिक्ट कर सकता है पूरे साल में कितना ऑर्डर मिलेगा। मैं इतना ही बनाऊंगा, मैं 1 लाख आइटम बनाऊंगा पूरे साल में, तो जो 12 लाख का रेंट है एक आइटम पे 12 रुपए हो गया, तो मुझे पता थोड़ी मैं कितने बनाऊंगा। सो नो वन कैन प्रेडिक्ट इन लाइफ कि एग्जैक्ट कॉस्ट कितना होगा। ये कॉस्ट अकाउंट का सबसे बड़ा डेफिशिएंसी, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ का सबसे बड़ा डेफिशिएंसी। हम बहुत सारे अलग अलग तरीके समझेंगे किस तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पास्ट को बेस लेते हैं, लास्ट ईयर कितने बनाए थे, कितना ऑर्डर मिलेगा, उसके साथ थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हैं, बस एग्जैक्ट नहीं। अब इस 5.55 का क्या होगा, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये जो वर्कर प्रोडक्ट बनाता होगा, समझो उसको, इस वर्कर को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। जो वर्कर आइटम बनाता है जिसकी वेजेस की डेटा दी हुई है, उसको उस आइटम को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। ये उसका कॉस्ट है 5.55। इस कॉस्ट में क्या क्या आ गया, अच्छी तरह देखो, उसकी सैलरी आ गई, डीए भी आ गया, छुट्टियों के दिन में काम करेगा वो भी आ गया, प्रोविडेंट फंड के पैसे दिए वो भी आ गए, एक्सपेंस ऑफ लेबर वेलफेयर और चाय पानी वगैरह का खर्च किया वो भी आ गया, ईएसआई कंट्रीब्यूशन भी आ गया। ये सब मिला के 5.55 कॉस्ट है। ये वर्कर जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो 5.55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 22 रुपए आएगा। यार प्रोडक्ट के ऊपर हमारी मजदूरी 22 रुपए है। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द लेबर कॉस्ट ऑफ यूनिट। अगर हमने किसी भी फील्ड के अंदर, फैक्ट्री के अंदर इस तरीके से फाइंड करके पर आवर की कॉस्ट। सिमिलरली आप है ना पर आवर फैक्ट्री कॉस्ट भी समझो फ्री, ओवरहेड चैप्टर है इसके बाद, उसमें सब फैक्ट्री के खर्चे लेके जाएंगे। फैक्ट्री का रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के इंजीनियर की सैलरी, फैक्ट्री के वॉचमैन की सैलरी, फैक्ट्री में कैंटीन में वर्कर ने चाय पानी की उसका खर्चा, वो सब ऐड करेंगे, पूरी फैक्ट्री का खर्च।
पूरे साल में फैक्ट्री में कितने घंटे काम हुआ उससे डिवाइड करेंगे तो पर आवर कॉस्ट मिल जाएगी। समझो पर आवर कॉस्ट 3 रुपए आई, यानी जो फैक्ट्री के इंडायरेक्ट एक्सपेंस इतने सारे वो 1 घंटे के 3 रुपए लगते हैं उसके ऊपर, और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको 4 घंटे लगते हैं, यानी 12 रुपए फैक्ट्री का एक्सपेंस हुआ। दिस इज वेयर नॉर्मली पर्सन जो है अपनी कॉस्ट नहीं निकाल सकते, और लॉस होने का सबसे ज्यादा बिजनेस में प्रॉब्लम यही के जब आप अपनी कॉस्ट ही नहीं निकाल पाओगे तो सेलिंग प्राइस तो गलत हो जाएगी। ठीक है, स्टॉप।